हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज का पहला आपका करंट अफेयर है तिरुपति बालाजी टेम्पल। अब ये टेम्पल न्यूज़ में इतना क्यों है वो तो आप देख ही रहे होंगे न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो तिरुपति में जो प्रसाद के तौर पे लड्डू मिलता है, उस लड्डू का एक लैब रिपोर्ट सामने आया जिसमें पता चला कि लड्डू में जो घी यूज़ हुआ है उसमें ट्रेसेस मिले हैं एनिमल फैट के। अब आपको पता है कि भाई हिंदू टेम्पल है, राइट, और हिंदुओं में नॉनवेज को थोड़ा सा मतलब पूजा पाठ से तो दूर ही रखा जाता है। कुछ मंदिर हैं जहाँ पे नॉनवेज को एज अ प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो एक्सेप्शंस है, लेकिन हाँ जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पे नॉनवेज खा के तो आप कभी पूजा करने भी नहीं जाते हैं। खैर, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रसाद के अंदर एनिमल फैट मिल रहा है, तो बहुत बड़े विवाद का रीज़न ये बन चुका है ये रिपोर्ट, और उस पर काफ़ी आउटरीच देखने को मिल रहा है और बिल्कुल ये आउटरीच होना भी चाहिए। खैर, हम आते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। तो तिरुपति बालाजी टेम्पल इसी विवाद के चलते न्यूज़ में वापस से आ चुका है। इसका जो दूसरा नाम है वो है तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल। असली नाम ये है जिसको आप तिरुपति बालाजी टेम्पल कैजुअली बोलते हो, कैजुअली ओके। तो हिंदू टेम्पल है कहाँ पर? तिरुपति, जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, तिरुपति में, ठीक है। हिल टाउन ऑफ तिरुमाला एट तिरुपति इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये जो मंदिर है वो है किसका? तो श्री वेंकटेश्वर, जो कि कौन है? एक इनकारनेशन माने जाते हैं भगवान विष्णु के। तो वेंकटेश्वर का ये मंदिर है, कौन सा? तिरुपति बालाजी मंदिर। और इस मंदिर का मेंशन आपको गरुड़ पुराण और ब्रह्म पुराण में भी देखने को मिलता है। इस टेम्पल को पैट्रोनाइज किया गया था पल्लवा डायनेस्टी के द्वारा, चोला डायनेस्टी के द्वारा, और उसके बाद जो आपका विजयनगर एम्पायर था उसने भी पैट्रोनाइज किया था इस टेम्पल को। 12वीं सेंचुरी में भी जो फेमस सेंट थे रामानुजा, आपने इनका नाम सुना होगा, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस टेम्पल और इसके रिचुअल्स को रिवाइव करने में। ये मंदिर जो है वो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स में आता है। और यहाँ पे एक पॉपुलर प्रैक्टिस है कि यहाँ जब आप मन्नत मांगते हो तो मन्नत पूरी होने पे आप यहाँ पे अपने हेयर का डोनेशन करते हो। डोनेशन ऑफ हेयर एक यहाँ का पॉपुलर प्रैक्टिस है। अब विवाद हुआ आपके तिरुपति लड्डू पे, जिसको जीआई टैग लगभग दशक, हाँ आई थिंक 10-12 साल हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस साल मिला था, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम हो चुका है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, लैब रिपोर्ट आई जिसमें पाया गया कि ये जो लड्डू है जिसमें इस घी का जो यूज़ हुआ है उसमें ट्रेसेस मिले हैं किसके? बीफ टालो के, लार्ड के और फिश ऑयल के। यानी ये 3 जानवर आपको सामने मैंने दिखा दिए हैं, इन्हीं से रिलेटेड ये एनिमल फैट्स हैं जो कि इस लड्डू के घी में मिले हैं। ओके, तो आप समझ गए क्यों विवाद चल रहा है तिरुपति लड्डू के बारे में, और फिर तिरुपति बालाजी टेम्पल के बारे में बेसिक चीज़ें आप जान गए, ठीक। अब आगे आते हैं, अगला आता है आपका फॉकलैंड आइलैंड। ये फॉकलैंड आइलैंड्स जो हैं ये न्यूज़ में क्यों आ गए? तो भाई एक रिसर्च रिपोर्ट आई। ये रिसर्च रिपोर्ट क्या कहती है कि आज के टाइम में जो आपका ट्रीलेस, रग्ड और ग्रासलैंड लैंडस्केप वाला ये फॉकलैंड आइलैंड है वो कभी एक टाइम पे बिल्कुल रेन फॉरेस्ट जैसा घना हुआ करता था। किस टाइम पे? तो लगभग 30 मिलियन ईयर्स अगो ये काफ़ी घना हुआ करता था। जो आज के टाइम में पेड़ पौधे इस पे नहीं दिखते हैं आपको, बिल्कुल बस घास फूस ही दिख रही है और बहुत ही रग्ड है यहाँ का लैंडस्केप, तो वो पहले रेन फॉरेस्ट जैसा हुआ करता था। तो क्या ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि फॉकलैंड आइलैंड का पोजीशन और इसके बारे में चीज़ें। अब आप देखो मैप में आपको दिख रहा है, इधर आपका अर्जेंटीना है, इधर चिली है, ये सब पार्ट है किसका? साउथ अमेरिका का, राइट। साउथ अमेरिका ये मेनलैंड है आपका, ठीक। और इससे इतना दूर, ये दूरी पता है कितनी है? 500 किलोमीटर्स की। तो जो आपका मेनलैंड साउथ अमेरिका है उससे 500 किलोमीटर दूर ये आइलैंड्स हैं, फॉकलैंड आइलैंड्स। 2 पार्ट्स में मेजरली बटा है, वेस्ट फॉकलैंड एंड ईस्ट फॉकलैंड, ठीक है। इन आइलैंड्स का दूसरा नाम क्या है? मालविनास आइलैंड्स, ठीक है। और इस पे अधिकार किसका है? कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करता है? तो यूके से। अधिकार किसका है इस पर? यूके का है। इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी है ये यूके की, यानी हाँ भाई सरकार वरकार यहीं की होगी, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, मेन चीज़ें एज इन फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस अफेयर्स, वो कौन संभालेगा? यूके संभालता है।
ये जो आर्कीपेलागो है, आर्कीपेलागो अब क्या होता है, ध्यान रखेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ही तो हैं, फॉकलैंड आइलैंड्स, राइट। ओके तो आर्कीपेलागो जो है वो कहाँ है, साउथ अटलांटिक ओशन में। ये आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है, इधर कहीं अफ्रीका ऐसे होगा, ठीक है, और दोनों के बीच में एस शेप का आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक, और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, साउथ में पड़ रहा है, तो साउथ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड ये फॉकलैंड आइलैंड्स हैं। 500 किलोमीटर दूर है मेनलैंड साउथ अमेरिका से, अभी बताया था। क्लाइमेट यहाँ कूल टेम्परेट ओशियनिक क्लाइमेट होता है। कूल क्यों, कि भाई इक्वेटर तो काफ़ी ऊपर है, उसके नीचे है इधर, तो ठंडी होगी, ठीक है, टेम्परेट होगा। और फिर ओशियनिक क्लाइमेट, भाई ओशन के बीचों बीच में है ये, ठीक है, हर तरफ से ओशन से घिरा है, तो ओशनिक क्लाइमेट पक्के तौर पे यहाँ होगा ही। कैपिटल की बात करें, स्टैनली है। स्टैनली कहाँ मिलेगी, वेस्ट पे या ईस्ट पे, ईस्ट फॉकलैंड पे आपको स्टैनली कैपिटल दिखती है फॉकलैंड की। करेंसी फॉकलैंड पाउंड है, जो कि लगभग बराबर है आपके ब्रिटिश पाउंड के। और यहाँ के फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस मैटर्स किसके कंट्रोल में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ये था फॉकलैंड आइलैंड्स के बारे में, इतना काफ़ी होगा आपके लिए जानना। अगला जो आपका करंट अफेयर्स में न्यूज़ रहा, दैट वाज अबाउट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ये क्यों न्यूज़ में रहा, तो भाई साहब इंडिया और ब्राज़ील जो है वो कोलैबोरेट करने वाले हैं, ठीक है, ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के प्रोडक्शन और यूज़ के लिए, ठीक। अब ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, इसको बायोजेट फ्यूल भी कहते हैं, और इसमें उतना ही पोटेंशियल है जितना कि पोटेंशियल बेस्ड पोटेंशियल बेस्ड कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, पेट्रोलियम बेस्ड जो जेट फ्यूल है उसमें जितना पोटेंशियल होता है, लगभग उतना ही पोटेंशियल ये आपका बायोजेट फ्यूल में भी होगा। साथ ही साथ बायोजेट फ्यूल है, पेट्रोलियम नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो आपको CO2 एमिशंस दिखते हैं वो 80% और कम दिखते हैं, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया ब्राज़ील को लैब कर रहे हैं, तो वन लाइनर यहाँ से बन सकता है पूरी तरह से। अब आगे आते हैं, अगला आपका आता है क्वाड ग्रुप। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मोदी जी अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4th क्वाड लीडर समिट, कहाँ, विल्मिंगटन USA में, ठीक है। अब इस क्वाड में है क्या, क्वाड मतलब 4 होता है ना, तो 4 नेशंस कौन से हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, USA है, इंडिया शामिल है, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। एम क्या था, टू इंश्योर a free and open international order based on rule of law in the Indo-Pacific। तो यहाँ पे भाई सीधे तो नहीं बताएंगे, आपको पता है चाइना क्या कर रहा है इंडो पैसिफिक में, वो मतलब धीरे धीरे देशों के साथ थोड़ा कर्जा दे के और मतलब अलग अलग टैक्टिक्स अपना के खुद को एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, अपनी पावर बढ़ा रहा है इंडो पैसिफिक में। तो वहाँ पे अगर चाइना का जो है एकाधिकार हो जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसके लिए एक वार्ड है कि भाई हाँ, चाइना को हमें रोकना है, चाइना को इतना एक्सपेंड नहीं करने देना है कि भाई वो दादा बन के घूमे, ठीक है। तो ये आप सीधे तो नहीं बोलेंगे चाइना देखो तुम्हारे लिए हमने क्वाड बनाया है, तो भाई कुछ शब्दों में तो खेलेंगे। तो वही है कि इंडो पैसिफिक में रूल ऑफ लॉ हो, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्डर हो वहाँ पे, तो इसके लिए हमने ये क्वाड बनाया है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो भाई मैरीटाइम सिक्योरिटी ये इंश्योर करेंगे, क्लाइमेट चेंज से भी लड़ेंगे, और इकोसिस्टम डेवलप करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और साथ ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को भी बूस्ट करना चाहते हैं, ऐसा इनके ऑब्जेक्टिव्स में है। अब क्रोनोलॉजी अगर देखा जाए, क्वाड ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका कहाँ से शुरुआत होती है, अब किस स्थिति में है क्वाड, उसकी बात करते हैं। तो दिसंबर 2004 में क्या होता है, इंडियन ओशन में सुनामी आती है, जिसके बाद इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US जो है एक इनफॉर्मल अलायंस बनाते हैं। इनफॉर्मल था वो, ठीक है, और किस लिए, तो डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स के लिए ये आपका अलायंस बनता है। 2007 में जापानीज़ PM शिंजो आबे जो हैं वो फॉर्मलाइज कर देते हैं क्वाड को कि ये देखो भाई, ये हमारा 4 का ये ग्रुप है, ठीक। लेकिन उस टाइम पे इंडिया जो है थोड़ा सा रिलेक्टेंस दिखा रहा था, रिलेक्टेंट था। तो 2007 आपको पता होगा, उस टाइम पे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होती थी वो ऐसी होती थी कि हमको डिफेंसिव रहना है, हम ऑफेंसिव नहीं रहेंगे। हमको डर लगता था चाइना कहीं गुस्सा ना जाए हमारे किसी उससे, ठीक है, किसी कदम से। तो इंडिया उस टाइम पे दूर भाग रहा था कि नहीं क्वाड वाड दूर रहो, ठीक है। 2017 में क्या होता है, आसियान समिट होती है, और वहाँ पे जितने ये चारों मेंबर्स थे उन्होंने रीजॉइन किया ताकि वो क्वाड को रिवाइव कर सकें 2017 में। सितंबर 2019 में क्या होता है कि ये जो क्वाड था उसको अपग्रेड कर दिया गया मिनिस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है, कि अब यहाँ पे मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। फिर मार्च 2021 में पहली
पहली बार एक वर्चुअल समिट होता है इन क्वाड लीडर्स का, वर्चुअल समिट। और सितंबर 2021 में पहला इन पर्सन मीटिंग होता है जिसका होस्ट कौन था, यूएस था। ठीक है, अब बाकी जो आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरह क्वाड का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है और ना ही कोई परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। बस आपस में आपसी समझ से ये बातचीत करते हैं, अपना जो भी है अग्रीमेंट्स वगैरह उसको साइन करते हैं। ठीक है, क्वाड के बारे में इतना था, बाकी और भी न्यूज़ आएगी तो मैं उसको भी आगे की वीडियोज़ में कवर कर लूँगी। अगला आता है पल्लिकरनई मार्शलैंड। ये क्यों न्यूज़ में आया, तो इसमें एक बैथीमेट्रिक स्टडी की गई। किस लिए, ताकि ये असेस किया जा सके, ये देखा जा सके कि भाई हम इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ स्लज ड्रेज कर सकते हैं ताकि इसकी वाटर कैपेसिटी को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम बढ़ा सकें। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बस यही हो सकता है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ये वाली जो मार्शलैंड है वो कहाँ की है, मतलब किस जगह पे है। ठीक, ध्यान रखेंगे कहाँ पे है ये, तो चेन्नई से 20 किलोमीटर साउथ तमिलनाडु स्टेट की है और इसको रामसर साइट का दर्जा ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट वैसे ही हो जाती है। ठीक है, अब एक शब्द आया यहाँ पे बैथीमेट्रिक्स। तो बैथीमेट्रिक क्या होती है, इसमें क्या होगा कि जो अंडर वाटर टोपोग्राफी है, कोई भी वाटर बॉडी है तो उसके अंदर क्या टोपोग्राफी है उसका स्टडी किया जाता है, देखा जाता है, अंदर के मैप्स बनाए जाते हैं जिससे ये इवेलुएट किया जा सके, ये डिटरमाइन किया जा सके कि उसका जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितना है और फ्लड पैटर्न्स वगैरह उस पर स्टडी की जा सके। ठीक है, आगे आता है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ये इंडेक्स में हुआ क्या, एक अच्छी न्यूज़ मिली इंडिया के लिए कि इंडिया को टायर 1 स्टेटस मिला है इस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। टायर 1 स्टेटस किसको मिलता है, तो जो रोल मॉडलिंग कंट्रीज़ यानी जो अच्छा काम कर रही हैं उस क्षेत्र में उन कंट्रीज़ को रखा जाता है, और इंडिया के अलावा 45 अदर कंट्रीज़ यानी टोटल 46 कंट्रीज़ हैं इस टायर 1 स्टेटस के अंदर। अगला न्यूज़ आया आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से, जहाँ पे एक लेपर्ड जो है, लेपर्ड मरा हुआ मिला, डेड मिला। ठीक है, तो क्या ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, लेपर्ड मरा जिया उससे एग्ज़ाम में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन आ जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। कभी कभी क्या होता है मैचिंग वाले सेंटेंस आ जाते हैं कि ये टाइगर रिजर्व ऐसे 4 दे दिए, वहाँ उनका प्लेस दे दिया, स्टेट दे दिया और आपको मैच करने को दे दिया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है ये। ठीक है, और बिहार का एक लौता टाइगर रिजर्व भी है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं गंडक, मसान एटसेट्रा, यहाँ के इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जो बहती हैं। अब जैसे चंपारण आता है तो चंपारण से हिस्ट्री का आप चंपारण सत्याग्रह याद कर सकते हैं, और टाइगर रिजर्व से आप प्रोजेक्ट टाइगर याद कर सकते हैं जो 1973 में शुरू हुआ था। तो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आपका जो करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट हो सकता है, पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर और चंपारण सत्याग्रह, ये 2 चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब गंडक देखा आपने, मसान देखा, तो ज़रा एक बार गंगा का जो रिवर बेसिन है उसको देख लीजिएगा और गंगा रिवर सिस्टम पूरा देख लीजिएगा। अब आते हैं, अगला आता है आपका यूरोपा क्लिपर मिशन। किसका है, नासा का है, और किस लिए है, तो जो जुपिटर है उसका एक आईसी बिल्कुल बर्फ़ का बना हुआ मून है जिसका नाम है यूरोपा। तो यूरोपा को एक्सप्लोर करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन शुरू करने वाला है नासा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अमेज़ॉन रिवर। ये क्यों न्यूज़ में थी, अमेज़ॉन रिवर न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे अभी तक का सबसे भयानक सूखा पड़ा है। अब सूखे की वजह से जंगलों में आग भी लगी है। ठीक है, अमेज़ॉन रिवर बेसिन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है एक अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं पड़ा ऐसा सूखा, ये अभी एक्सपीरियंस कर रहा है। अमेज़ॉन रिवर जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है वाटर वॉल्यूम के हिसाब से, और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है लंबाई के हिसाब से नाइल के बाद। नाइल के बारे में एक बार हमने कवर किया था सितंबर के ही करंट अफेयर्स में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो नील नदी के बाद ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, और बाकी वाटर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, निकलती है एंडीज़ माउंटेन से, और कहाँ पे जाके गिरती है, ये देखो इधर इसका डेल्टा बनता है, इधर अटलांटिक ओशन में जाके गिर रही है, जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है ब्राज़ील का, वहाँ से। ठीक है, वाटर शेड जो है वो किन किन देशों में स्पेंड करता है, तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा यार मुंह से निकल नहीं रहा है, हाँ, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, ब्राज़ील हो गया।
ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज वैसे तो बहुत सारी हैं, इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि अमेज़ॉन में कितनी सारी नदियाँ आके मिल रही हैं, लेकिन जो मेन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी हैं, नीग्रो हो गई, मेडीरा हो गई और जिंगू हो गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो कि अमेज़ॉन की ट्रिब्यूटरीज हैं। अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट, अब देखो भाई इतनी सारी नदियाँ हैं तो आगे पीछे जो है बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी होगी, जंगल अच्छे खासे होंगे, और फिर उधर से तो आपका इक्वेटर भी निकल ही रहा है, तो यानी कि अच्छा खासा यहाँ आपको रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है। और अमेज़ॉन के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो पूरी धरती पे मिलने वाले रेन फॉरेस्ट का 50% है, हाफ ऑफ द अर्थ्स रिमेनिंग रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। और पूरी जगहों में, मतलब ये पूरा आपको जो दिख रहा है इतना, ये जो पूरा एरिया होगा वो यहाँ का सिंगल लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, ठीक है। और अमेज़ॉन जंगल इतने घने हैं, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, इसकी वजह से इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लंग्स, क्यों बोल रहे हो, फेफड़ा? क्योंकि जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको CO2 चाहिए, और CO2 वो बाहर से लेते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं, यानी कुल मिला के सांस ले रहे हैं, और सांस ले रहे हैं मतलब धरती को अच्छी हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, दैट इज़ वाई लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला आपका करंट अफेयर आता है FATF से। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो न्यूज़ में क्यों था ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? इसने अभी हाल फिलहाल में भारत की बहुत तारीफ़ की। भारत की तारीफ करते हुए उसने कहा है कि इंडिया हैज़ अचीव्ड अ हाई लेवल ऑफ कंप्लायंस विद इट्स रिकमेंडेशंस एंड टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप टू इम्प्लीमेंट मीजर्स टू टैकल इलिसिट फाइनेंस। तो ये समझने से पहले आप समझिएगा FATF असल में करता क्या है। FATF जो है एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, जो कि डेडिकेटेड है क्या करने में, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने में और टेरर फाइनेंसिंग से, टेरर फंडिंग से लड़ने में, ठीक है। तो ये कुल मिला के FATF बैठ के देखता है कि कौन सा देश मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, आवाज़ नहीं मतलब कदम उठा रहा है, और कौन टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर रहा है, कौन उसको मतलब उससे दूर हट रहा है और उसके खिलाफ कदम उठा रहा है। ये बैठ के यही दिखता रहता है, ठीक है। तो फिर इन्होंने यही तारीफ़ की कि भाई इंडिया इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमने जो जो रिकमेंडेशंस इंडिया को बताए इंडिया उसको फॉलो भी कर रहा है कंसिडरेशन में लेके, राइट। तो तारीफ़ की। अब FATF नाम क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पेरिस में। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1989 में, जब G7 समिट हुई थी पेरिस में, उसी टाइम इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और उस टाइम सिर्फ बात थी किसकी, मनी लॉन्ड्रिंग की, कि भाई ये जो ब्लैक का पैसा वाइट किया जाता है उसके खिलाफ हमको काम करना है। सिर्फ स्टार्टिंग हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, लेकिन 2001 में ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक्सपेंड होके क्या हो जाता है, टेरर फाइनेंसिंग भी हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेरर फाइनेंसिंग, अब इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। अब ये FATF जब सब पे निगाह बनाता है तो उसको पक्की बात है कुछ देश ऐसे दिखेंगे कि भाई जहाँ पे ये हमारी कही हुई बातें बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, ये पूरे खुले तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। कुछ देश होंगे कि हाँ इनको हम एक बार चेतावनी दे देते हैं। तो उस हिसाब से ये जो FATF है ये दो तरह की लिस्ट निकालता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो होते हैं जिनको हम अभी चेतावनी दे रहे हैं कि भैया सुधर जाओ नहीं तो फिर बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, और ब्लैक लिस्ट मतलब तुम तो हो ही यार, तुमसे कुछ कहना ही नहीं है, तुम हो ही खराब, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मान रही हैं, नॉन कोऑपरेटिव हैं आपके साथ, ठीक है, यानी कि जो खुले तौर पे सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को। और वर्तमान में प्रेजेंट में इस ब्लैक लिस्ट में 3 कंट्रीज़ हैं, विच इज़ नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। ग्रे लिस्ट की बात करेंगे तो ग्रे लिस्ट में ऐसा है, ऐसी कंट्रीज़ रखी जाती हैं जहाँ पे माना जाता है कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग को ये अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ अच्छे खासे हो रही है, और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ टेरर फाइनेंसिंग भी ठीक ठाक स्थिति में हो रही है, और जो सरकार के कदम उठाए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट में ऐसे कंट्रीज़ को रखा जाता है, और ये एज अ वार्निंग काम करता है कि भाई सुधर जाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत कैसी होगी, तो भाई अगर तुम इन लिस्ट में आ गए, इन लिस्ट के अंदर तुम्हारा नाम है, तो आपको कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी, ना तो IMF से, ना ही वर्ल्ड बैंक से, ना ही ADB से, ना ही EU से। आपने हाल फिलहाल नहीं, पिछले 1-2 सालों में आपने न्यूज़ सुनी होगी, बार बार पाकिस्तान का नाम इससे जोड़ा गया, ठीक है, ग्रे लिस्ट से। तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि भाई अब अगर हमने कुछ सुधार नहीं दिखाया, भले ऊपर से हम दिखाएं, अगर हमने नहीं दिखाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आटा दाल चावल भी हमें नसीब नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट में रखा गया था पाकिस्तान को, लेकिन फिर ऊपरी तौर पर पाकिस्तान ने दिखाया कि हाँ भाई हम कदम उठा रहे हैं, तो उसके बाद ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, ठीक।
नेक्स्ट आपका न्यूज़ में जो जगह थी वो थी माली। माली क्या है? तो माली आपकी वेस्ट अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि अलकायदा एफिलिएट था एक, उसने क्या किया, अटैक कर दिया। ठीक है, कहाँ? माली की कैपिटल बमाको में। माली की कैपिटल बमाको में अटैक हुआ अलकायदा एफिलिएट का। अब इसलिए माली आ गया न्यूज़ में। अटैक में 70 लोग के आसपास मरे, बट दैट इज़ंट इम्पॉर्टेंट उस पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो वो याद रखने की ज़रूरत नहीं कितने मरे कितने घायल, आपको माली को देख लेना है बस एक बार। माली गार्डन गार्डन का माली नहीं। ठीक, तो माली आपकी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, जो कि 7 अलग कंट्रीज से, 7 दूसरी कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करती है। कौन कौन सी हैं? अल्जीरिया है, मॉरिटानिया है, सेनेगल है, गिनी है, आइवरी कोस्ट है, बुर्किना फासो है एंड नाइजर है। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ हैं जिनसे बॉर्डर शेयर करता है माली। और यहाँ पे एक जो मेन रिवर आपको दिख रही है, दिस इज़ नाइजर रिवर। ठीक है, और आपको ऊपर सहारा दिख रहा है, तो इससे आप समझिए कि आसपास ये पूरा माली का एक मेजर पोर्शन सहारा डेजर्ट कवर करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ गर्मी अच्छी खासी पड़ती होगी, सूखा अच्छा खासा रहता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइजर का इंपॉर्टेंट आप समझ गए कि मेन सोर्स ऑफ वाटर ये नाइजर रिवर ही है। ठीक, यहाँ की जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है उसको बोलते हैं बाम्बारा। ठीक है, और इसको इंडिपेंडेंस किससे मिली थी? जैसे हमको मिली थी ब्रिटेन से, तो इनको फ्रांस से मिली थी 1960 में। ठीक है, 1960 तक ये फ्रांस का कॉलोनी था माली। ठीक है, माली का कैपिटल बमाको। एफकेट वगैरह में कैपिटल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, एसएससी वगैरह में आ जाते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट अब कुछ वन लाइनर्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर घुस के पढ़ने वाली चीज़ थी नहीं, तो बस वन लाइनर के तौर पे ही ऐड कर दिए हैं। पहला आता है कि इसरो ने साइन किया है 75 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट, TTA जिसे बोलते हो। 75 TTA साइन किया है इसरो ने, किसके साथ? प्राइवेट फर्म्स के साथ। अब आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे कि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खोलना चाहिए, और कोशिश कर रही है सरकार धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी कि हाँ भाई आओ तुम भी यहाँ पे अपना ट्राई करो। ठीक है, तुम भी अपने पैसे लगाओ, टेक्नोलॉजी लगाओ, तुम भी हमारे देश को आगे बढ़ाओ, मिल के हम साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो उसी के मद्देनज़र 75 TTA साइन किए गए हैं प्राइवेट फर्म्स के साथ इसरो के द्वारा। ठीक है, अगला आता है इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 का, जिसको शॉर्ट में वेव्स कहते हैं। फरवरी में होने वाला है, तो फरवरी में जब होगा तो डिटेल में इसके बारे में बात की जाएगी। अभी बस इतना याद रखें, 2025 का जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, इंडिया होस्ट करेगा। फिर आता है जॉर्डन, जो कि बनता है पहली कंट्री जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट किया। लेप्रोसी जिसको बोलते हो ना कोढ़, कुष्ठ रोग। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करने वाला पहला कंट्री कौन बना है? जॉर्डन। अब जॉर्डन को आप मैप में ज़रूर देखिएगा। क्यों देखने को बोल रही हूँ कि मिडिल ईस्ट, भाई इज़राइल का जो बवाल मचा है ना, तो मिडिल ईस्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। मिडिल ईस्ट में ही आपका जॉर्डन भी पड़ता है, इज़राइल का पड़ोसी है, तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक नया कोविड वेरिएंट आया न्यूज़ में, XEC, जो कि कॉम्बिनेशन है 2 अलग अलग कोविड वेरिएंट्स का, विच इज़ KS.1.1 एंड KP.3.3। तो ये भी हो सकता है वन लाइनर्स में पूछ ले कि XEC क्या है, तो नया कोविड वेरिएंट है। वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 इंट्रोड्यूस किया गया है रिसेंटली, ताकि इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए। अब जैसे आप वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 देखते हो, तो वैसे आपके मन में आना चाहिए वाइट रिवॉल्यूशन जो ओरिजिनल वाला था, विच वॉज 1970, वर्गीस कुरियन का नाम जिनसे जोड़ा जाता है। ठीक है, 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा यहाँ। अगला न्यूज़ आता है ताइवान जो है उसने लीगलाइज किया है मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर सेम सेक्स क्रॉस स्ट्रेट कपल्स। अब क्रॉस स्ट्रेट कपल क्या हो जाता है भाई? सेम सेक्स मैरिज तो आप समझ गए, सेम सेक्स कपल्स आप समझिए, उनकी मैरिज के रजिस्ट्रेशन को इन्होंने लीगलाइज कर दिया, बट क्रॉस स्ट्रेट ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये है आपका चाइना, ये है आपका ताइवान, और बीच में क्या है? आपकी ताइवान स्ट्रेट है। ठीक है, बीच में क्या है? ताइवान स्ट्रेट है। यानी कि एक पार्टनर आपका चाइना से होगा, दूसरा पार्टनर कहाँ से होगा? ताइवान से होगा। तो अगर ऐसे पार्टनर्स हैं, ऐसे कपल हैं, ठीक है, तो उनकी मैरिज के लिए भी रजिस्ट्रेशन
ओके ओके है भाई, लीगलाइज कर दिया गया है किसके द्वारा, ताइवान के द्वारा। ठीक, अगला आपका न्यूज़ आता है जफर हसन की तरफ से। जफर हसन कौन है, नए प्रधानमंत्री बने हैं जॉर्डन के। देखो भाई, जॉर्डन अभी आया था लेप्रोसी के लिए, दोबारा आ गया प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो जॉर्डन एक बार फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। प्लीज़ देख लीजिएगा इसको। आप क्या देखेंगे, मैं अभी दिखाती हूँ, रुकिए। उससे पहले जिम्बाब्वे का एक न्यूज़ है जिसमें कहा गया कि भाई इतना सूखा पड़ रहा है, खाने के रिसोर्सेज नहीं हैं, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि ये 200 हाथियों को मारने वाले हैं ताकि खाने की व्यवस्था हो सके। 200 हाथियों को मार के ये खाने वाले हैं, ठीक है, सूखे की वजह से, क्योंकि फूड रिसोर्सेज नहीं हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। मैंने कहा जॉर्डन को देखना है ना, तो आइए देखते हैं जॉर्डन को। देखो, रुको, मैं अपना कलम थोड़ा लाल खून का बना लूँ। यस, जॉर्डन कहाँ है ये, अगर आप मैप आपको दिख रहा है, समझ रहे हो, इधर है आपका क्या, मेडिटरेनियन सी, बहुत मोटा हो गया। ये आपका क्या है, मेडिटरेनियन सी है, ठीक है, जहाँ आप देख रहे हो ये है आपका मेडिटरेनियन सी, राइट। ये है आपका रेड सी। इधर क्या है आपका, पर्शियन गल्फ। ठीक, अब जो बीच में आपको ज़मीन दिख रही है वो क्या है, ये जो तिकोना ज़मीन दिख रहा है इसको आप बोलते हो क्या, सिनाई पेनिनसुला। और ये पार्ट है किसका, इजिप्ट का। इधर आपका इजिप्ट पड़ता है, ठीक है, क्या है ये, इजिप्ट है। इजिप्ट से ही ये नाइल नदी है जो कि मेडिटरेनियन सी में अपना डेल्टा बना रही है। ओके जी, चलो, ये इजिप्ट हो गया, सिनाई पेनिनसुला हो गया। अब सिनाई पेनिनसुला से आप इधर ऊपर देखते हो, ये क्या है आपका, इज़राइल है ना, ये क्या है, इज़राइल है। आइए जूम इन करते हैं, ये इज़राइल है, जिसमें इधर देखते हो गाज़ा स्ट्रिप है और ये है वेस्ट बैंक। ठीक, ये क्या हुआ, इज़राइल हुआ, ये है आपका वेस्ट बैंक, WB मतलब वेस्ट बंगाल मत समझना, और ये क्या है, गाज़ा। ठीक, और गाज़ा और वेस्ट बैंक मिलके पैलेस्टीन बनाते हैं। ओके जी, चलो, इधर जो ये आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है ये है गोलन हाइट्स, जो कि पार्ट था किसका, सीरिया का। लेकिन 1967 का जब 6 डे वॉर हुआ था तो ये हथिया लिया था इज़राइल ने, भाई तुम हमला करो, हम तुम्हारा हथियाएं भी ना, ऐसा कैसे। ओके, इज़राइल के ऊपर ये आपको दिख रहा है लेबनान, जो आजकल न्यूज़ में है, यहाँ पे भी तबाही मचा रखी है इज़राइल ने। ठीक है, लेबनान हो गया। हम बात कर रहे हैं जॉर्डन की। देखो, ये है जॉर्डन, और ये बीच में जो पानी दिख रहा है, वाटर बॉडी दिख रहा है, इट इज़ डेड सी। इसमें आधा जो ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन के आधा ये किसका पार्ट है, जॉर्डन का, और आधा इज़राइल का पार्ट है। ठीक है, तो आप देख रहे हो जॉर्डन आपको दिख रहा है, ये है जॉर्डन। ठीक है, अब जॉर्डन की जो बॉर्डर है वो किससे किससे बन रही है, बस अभी हम तुरंत देखेंगे। आओ, पहला, अच्छा पेन आ जाओ भैया, हाँ, ये देखो, पहला सीरिया है, ठीक है, दूसरा ये पैलेस्टीन हो गया, ठीक है, पैलेस्टीन या वेस्ट बैंक, जो आपका मन वो बोलिए। पैलेस्टीन एकदम आपने उसमें गाज़ा भी शामिल कर लिया, और वेस्ट बैंक बोल रहे तो खाली वेस्ट बैंक है। ठीक है, इज़राइल भी है। ओके जी, साउथ में कौन दिख रहा है, ये पूरा क्या है आपका, अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, सऊदी अरब है, क्या है आपका, सऊदी अरब। ठीक, और इधर आपका कहाँ तक हुआ, हाँ, यहाँ तक सऊदी अरब है। अभी ऊपर जो इतना पार्ट है ये किसका है, इराक का। ठीक है जी, और नॉर्थ में कौन दिख रहा है आपको, सीरिया दिख रहा है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे कौन कौन इसका बाउंड्री बना रहा है। सीरिया हो गया, इज़राइल हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, एंड इराक हो गया। तो इतनी कंट्रीज़ जो हैं जॉर्डन का बाउंड्री बनाती हैं, जॉर्डन को बॉर्डर करती हैं। बाकी हम मिलते हैं, आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं हम अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, जो सितंबर के जितने करंट अफेयर्स हैं, एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, सितंबर करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट को खोलिएगा, सारी छोटी छोटी वीडियोस आपको दिख जाएंगी, और इसमें पूरा लगभग पूरे महीने की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी मैंने कवर कर रखी हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ कुछ अलग करंट अफेयर के साथ। रुको, उससे पहले ये PDF आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी, वहाँ से भी आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, जय हिंद।